जय हिंद एवरीवन, दिस इज सवी एंड आप सभी की सवी दी या फिर सवी मैम। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सवी ह्यूमैनिटीज प्लेटफॉर्म, जहाँ पे तुम्हें करेंटली क्लास 11 एंड क्लास 12 की साइकोलॉजी प्लस सोशोलॉजी के कंटेंट्स मिल रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आज के इस वीडियो में जैसे कि हम लोग रैपिड रिविजन सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, बुक 2 को हम कंप्लीट करने के टारगेट में हैं। दिस इज आवर सेकेंड चैप्टर ऑफ यू कैन से बुक 2 क्लास 12। नेम इज कल्चरल चेंज। तो इस वीडियो के अंदर हम इस पूरे के पूरे चैप्टर को 20 मिनट्स के अंदर अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो कमेंट सेक्शन में एक्टिव बनो। जो क्वेश्चन मैं पूछूंगी उसका आंसर तुम लोगों को लिखना है कमेंट सेक्शन में। ऑल्सो हम लोग अपने डिस्कशन को आज स्टार्ट करेंगे विथ कल जो मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया था, कल कह लो या फिर लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें कुछ क्वेश्चन दिए थे, इफ यू रिमेंबर एवरीवन। या सो दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच आई गिव इन द लास्ट वीडियो, जहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्ट्रक्चरल चेंज को। तो इस क्वेश्चन को पहले डिस्कस करते हैं एंड देखते हैं हमारे विनर्स कौन है, सबसे पहले किसने आंसर दिया है, उसके बाद हम वीडियो को प्रोसीड करेंगे। क्लियर एवरीवन? सो पहला क्वेश्चन हमारा ये था कि इन सभी में से विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन करा है द टर्म डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो कि कॉलोनियल इंडिया में हुआ था, इन सभी ऑप्शंस में से। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि ग्रोथ ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, यानी कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब ये कि हमारे कंट्री में इंडस्ट्रीज का ग्रोथ होने लग गया था। बिल्कुल नहीं, हम लोग जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। दूसरा, डिक्लाइन होने लग गया इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स ड्यू टू ब्रिटिश इंपोर्ट्स। ब्रिटिश लोग अपने सामानों को सस्ते में बेच रहे थे एंड इसी वजह से इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स का डिक्लाइन होने लग गया। तो ऐसा तो कुछ हम लोगों ने पढ़ा था। थर्ड है हमारा इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। क्या हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ था? बिल्कुल नहीं हुआ था, वी ऑल नो। ओके। एंड फोर्थ क्या है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन ओन्ड टेक्सटाइल मिल्स, यानी कि हम लोगों ने हमारे टेक्सटाइल मिल्स का एस्टैब्लिशमेंट भी नहीं हुआ था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, विच इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर एवरीवन? दूसरा क्वेश्चन है कि विच सिटी, इन सभी में से कौन सा ऐसा सिटी था जो कि फेमस बन गया था बिकॉज ऑफ द जूट एक्सपोर्ट ऑफ इट ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। ब्रिटेन को कौन सा ऐसा सिटी था जो कि एक्सपोर्ट करा था जूट लार्ज नंबर्स में? सो इट वाज बॉम्बे, नो। इट वाज मद्रास, नो। इट वाज कैलकाटा, यस। और इट वाज सूरत, सो डेफिनेटली नो। राइट? सो आंसर क्या होगा? फर्स्ट का आंसर होगा हमारा बी, जो कि हमारी एक स्टूडेंट ने दिया है। एंड टू का आंसर क्या है? सी, विच इज ऑल्सो गिवन बाई द स्टूडेंट। एंड उसका नाम क्या है? उसका नाम है सृष्टि। सो आज के जो हमारा सेशन है उसकी विनर है सृष्टि। कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड ऑल्सो तुम्हारा एग्जाम है, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि तुम्हारा एग्जाम बहुत बढ़िया जाए। सैटरडे राइट, टुमारो इज योर एग्जाम। मुझे भरोसा है तुम सभी एक्चुअल में एग्जाम में बहुत अच्छा करने वाले हो। सो कल्चरल चेंज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं तुमसे पूछूंगी क्या पढ़ के आए थे कल्चरल चेंज में? क्या है कल्चरल चेंज? हमारे कल्चर में, हमारे वे ऑफ लाइफ में, हमारे लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस आते हैं, दैट इज व्हाट नोन एज योर कल्चरल चेंज। अभी के टाइम में देख लो, हम अपने डे टू डे लाइफ में क्या यूज कर रहे हैं? इंग्लिश को इस्तेमाल करते हैं, इजंट इट? हम अपने डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं कि हम फोन चला रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी हमारे कल्चर में चेंज का ही एक एग्जाम्पल है। दो डेवलपमेंट हम इस पूरे के पूरे चैप्टर में पढ़ते हैं। पहला डेवलपमेंट हम लोगों ने पढ़ा था, इट वाज चेंजेस इन द सोशल स्ट्रक्चर। हमारे सोशल स्ट्रक्चर में चेंज आता है इन द कल्चर। जैसे फॉर इंस्टेंस हमारे कास्ट सिस्टम में चेंजेस आया, क्लास में चेंजेस आया, रोल ऑफ एजुकेशन, नई नई अपॉर्चुनिटीज आने लगी, वुमेन्स के स्टेटस में चेंजेस आया। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर में चेंज। और दूसरा पोर्शन ऑफ द चैप्टर टॉक्स अबाउट कि सोशलिज्म नॉट सेक्युलरिज्म क्या है, वेस्टर्नाइजेशन क्या है, एंड तमाम तरीके के कल्चरल फैक्टर्स जो हैं, ये सारे कल्चरल फैक्टर्स हैं, मतलब कल्चर को हमारे डीपली इफेक्ट करते हैं, हमारे थिंकिंग, हमारे पैटर्न्स को चेंज करते हैं। राइट? सो एज अ होल अगर मैं कंक्लूड करूं तो इस पूरे चैप्टर में तुम दो चीजें पढ़ने वाले हो। पहले हमारे समाज के स्ट्रक्चर में कैसे चेंज आया, और दूसरा हमारे समाज के आइडियाज, थॉट, वैल्यूज में कैसे चेंज आया। ठीक है? सो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे सोशल स्ट्रक्चर वाला चेंज, जो कि एक ही टॉपिक में समझाया हुआ है बेसिकली। सो सोशल स्ट्रक्चर में चेंज कैसे आता है? जैसे हम देखते हैं सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, स्पेशली हम देख रहे थे ऑफ वुमेन्स एंड अदर्स इन 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। इसमें हम क्या देखते हैं, पहले के टाइम पे जब हम बात करें ना, कॉलोनियल इंडिया था या पहले भी समाज में, प्री कॉलोनियल इंडिया की जब हम बात करते हैं तो उस टाइम पे भी बहुत से सोशल एविल्स थे। जिससे पहले से, बहुत पहले से ही सती प्रथा चल रही थी। ऐसा नहीं है कि कॉलोनियल टाइम्स में ही सती प्रथा आई, पहले से सती प्रथा चल रही थी बहुत पहले से।
फिर जो विडो रीमैरिज है वो वाला, उस पे बैन बहुत पहले से लगा हुआ था। तो जो सोशल एविल्स थे ये बहुत पहले से प्रैक्टिस हो रहे थे, लेकिन 19th सेंचुरी रिफॉर्म्स को हम ज्यादातर पढ़ते हैं इन सोशियोलॉजी। ऐसा क्यों है, सवाल तो आया होगा। सवाल का जवाब ये है कि बेसिकली 19th सेंचुरी के जो हमारे रिफॉर्मर्स रहे हैं उन्होंने फोकस किया है इन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट एंड मिक्स ऑफ आइडियाज, विच इज द सेकंड थिंग। एग्जांपल्स की बात करें, की रिफॉर्मर्स की बात करें उस टाइम पे, जैसे हमारे एग्जांपल में आते हैं राजा राम मोहन रॉय। देखो यहाँ पे मेरा पेन का कलर भी समझ नहीं आता है। ओके, राजा राम मोहन रॉय was the first one, जहाँ पे हम देखते हैं he was also known as Indian Renaissance के father। इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले ये क्या किसके खिलाफ लड़ रहे थे, सती प्रथा के खिलाफ लड़ रहे थे। वो क्या बता रहे थे कि एजुकेशन, मतलब समाज में इतनी एजुकेशन आ रही है, जैसे वो ब्रिटेन गए थे तो उन्होंने देखा कि ब्रिटिश लोग कितने डेवलपमेंट है, वेस्टर्न कंट्रीज कितनी डेवलप्ड है, राइट। सो वहाँ पे वुमेन्स को एजुकेशन मिल रहा है, तो ही वाज टॉकिंग अबाउट द आइडियाज ऑफ इक्वलिटी एंड वुमेन्स एजुकेशन। दैट वाज अ मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट को लेके चल रहे थे। और दूसरा चीज हम क्या देखते हैं, मिक्स ऑफ आइडियाज। मिक्स ऑफ आइडियाज मतलब वो बता रहे थे कि रीजन, यानी कि लॉजिकली इट इज नॉट फेयर, विडो रीमैरिज हमें करानी चाहिए, हमें सती प्रथा को बैन करना चाहिए। और साथ में वो ये भी बता रहे थे इंसानियत के नाते ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्र में भी ऐसे कुछ बातें नहीं लिखी हुई हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि विडोज को रीमैरिज नहीं हो रहा है एक्सेट्रा, राइट। सो यहाँ पे उन्होंने दो चीजें यूज की, मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट, एजुकेशन, रीजनिंग, यू कैन से इन सब चीजों की बात की। और दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि इन्होंने फोकस किया ऑन शास्त्र, ट्रेडिशंस, दैट इज मिक्स ऑफ आइडियाज। सो ये दोनों जो मॉडर्निटी है एंड ट्रेडिशनलिटी है वो दोनों साथ में चले, ये हम लोग फोकस कर रहे थे इन दिस यू कैन से 19th एंड 20th सेंचुरी के रिफॉर्म मूवमेंट्स में। इसलिए बहुत ज्यादा फेमस रिफॉर्म मूवमेंट्स है इस टाइम का, और साथ में इसी रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड रिफॉर्मर्स की हम लोग ज्यादातर पढ़ाई करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे एमजी रानाडे, जिन्होंने फोकस किया है ऑन की ह्यूमैनिटेरियन आइडियाज पे फोकस किया है, इंसानियत के बारे में बात की है, विडो रीमैरिज के लिए बहुत ज्यादा बात की है, वुमेन्स के एजुकेशन पे एम्फसाइज किया है। क्लियर एवरीवन। सर सैयद अहमद खान, ये भी एक सोशल रिफॉर्मर है, एजुकेशनिस्ट है। ये बताते हैं, प्रमोट कर रहे होते हैं एट द सेम टाइम कि वुमेन्स को भी एजुकेशन लेना चाहिए, हर किसी को एजुकेशन लेना चाहिए। रैशनैलिटी एंड साइंटिफिक एजुकेशन पे फोकस करते हैं और वुमेन्स एजुकेशन को भी एनकरेज कर रहे होते हैं। ओके, ज्योतिबा फुले एंड उनकी वाइफ थी सावित्री बाई फुले, दोनों ने बहुत पायनियरिंग वर्क किया है इन वुमेन्स एजुकेशन। फर्स्ट स्कूल ऑफ गर्ल्स या वुमेन्स यू कैन से इन्होंने ओपन कराया था इन महाराष्ट्र। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एमसीक्यूज में पूछा जाता है, सर्टेन रीजन में पूछा जाता है। वर्कड अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर इनइक्वालिटी। क्लियर एवरीवन। देन है कंदुकूरी वरसिलिंगम, ये आंध्र प्रदेश के सोशल रिफॉर्मर रहे हैं एंड इन्होंने एक्टिवली वर्क किया है फॉर विडो रीमैरिज एंड वुमेन्स एजुकेशन, ओपोज किया है चाइल्ड मैरिज को एंड सपोर्ट किया है मॉडर्न एजुकेशन को। एंड ये कुछ हमारे और भी रिफॉर्मर्स है जिसमें से इंपॉर्टेंट है राजा रवि वर्मा, जो कि पेंटिंग के लिए इस पूरे चैप्टर में हम उनके बारे में पढ़ते हैं कि उन्होंने पेंटिंग की है एंड कैसे वो डिपिक्ट कर रहे हैं कि वुमेन्स का या यूको फैमिली का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। ओके, फिर ये सारे रिफॉर्मर्स हैं, एक बार तुम इन्हें गो थ्रू कर लेना कि कॉन्ट्रीब्यूशंस इनडायरेक्टली क्वेश्चन बना के पूछ लेंगे कि कुछ सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में बताओ, 19th एंड 20th सेंचुरी के रिफॉर्म मूवमेंट्स में क्या ऐसी चीजें थी जो पहले के रिफॉर्म मूवमेंट्स में नहीं थी, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, राइट। सो इन सभी रिफॉर्मर्स का नाम याद रखना चाहिए ताकि तुम एग्जाम्पल दे सको एंड क्वेश्चन घुमा के पूछे तो इनको दे भी सको, इनका आंसर्स, इनके पॉइंट्स, इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस लिख भी पाओ। क्लियर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू, अब हम बात करते हैं सतीश सब्रवाल की। सतीश सब्रवाल वाज अ वेरी फेमस सोशियोलॉजिस्ट। इन्होंने क्या बताया है कि ब्रिटिश इंडिया में या यू को कॉलोनियल इंडिया में हम लोगों ने देखा कि चेंजेस आ रहे थे। क्या चेंजेस आ रहे थे, हम लोग मॉडर्न बन रहे थे टू सम एक्सटेंट। मॉडर्न बन रहे थे मतलब हम लोग के अंदर मॉडर्निटी आ रही थी, हम लोग टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर हो रहे थे। एंड ये जो टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयरनेस है ये 3 स्टेजेस में आती है। पहला स्टेजेस में हम देखते हैं कि हम लोग को मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन से हम अवगत हो रहे थे, जैसे नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही थी, प्रिंटिंग प्रेस हो गया, टेलीग्राफ, रेलवेज, मेडिकल नॉलेज, ये सारी चीजें हमारे तक पहुंच रही थी। हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, बुक्स पढ़ रहे थे, लेक्चर्स अटेंड कर रहे थे, मूवमेंट हो रहा था लोगों का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इससे क्या हुआ, रिफॉर्म मूवमेंट्स और ज्यादा फैला। ओके, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन को बनते हुए देखा, जैसे ब्रह्मो समाज की स्थापना होती है बंगाल में एंड आर्य समाज की स्थापना होती है पंजाब में। पब्लिकली लोग डिबेट्स कर रहे थे, डिस्कशंस कर रहे थे ऑन रिलीजन, सोसाइटी एंड सोशल रिफॉर्म्स एक्सेट्रा। ठीक है। नेचर ऑफ आइडियाज, नेचर ऑफ आइडियाज में कैसे चेंज आ रहे थे,
पहले के टाइम पे एक बहुत एजुकेशन का एग्जांपल ले लो, पहले के टाइम पे एजुकेशन के बारे में हम लोग ज़्यादा जानते नहीं थे, एजुकेशन को लेके हम बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं थे। व्हाट वाज इम्पोर्टेंट कि हमारी जो लाइफ है वो नॉर्मली चलती रहे, हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई पे नहीं पर खेती वगैरह पे थे, ठीक है। लेकिन जैसे एजुकेशन का आता है हमारा, एजुकेशन का इंट्रोडक्शन होता है यू कैन से, तो हम लोग देखते हैं कि अब क्या हो रहा है। अभी के टाइम पे तुम देख लो एजुकेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है, अब तो हर कोई पढ़ाई कर रहा है, राइट। सो वुमेन्स एजुकेशन की भी बात होने लग गई, न्यू स्कूल्स खुलने लगे, पब्लिकेशन ऑफ बुक्स एंड जर्नल्स, ऐसे चेंजेस आने लगे। पहले जो लोगों का दिमाग बंद था, अब लोगों का दिमाग में आइडियाज आए थे अबाउट व्हाट इज इक्वालिटी, राइट्स एंड मॉडर्न नॉलेज के बारे में बात कर रहे थे, चीजें समझ रहे थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ रही थी हमारे इंडिया में इन द 19th एंड यू कैन से स्पेशली इन द 19th सेंचुरी। तो एज अ होल अगर इसको कंक्लूड किया जाए इस पूरे के पूरे टॉपिक को, तो हम देख रहे हैं कि कैसे समाज के स्ट्रक्चर में हमारे कल्चर में चेंजेस आ रहे हैं, हमारे थिंकिंग प्रोसेस में चेंजेस आ रहे हैं। तो कॉलोनियल इंडिया में हमारे न्यू कम्युनिकेशन आया, नए ऑर्गेनाइजेशन आई, नई आइडियाज इवॉल्व होने लगे, एंड इट वॉज ऑल दैट ब्रॉट चेंजेस इन आवर कल्चर। क्लियर एवरीवन? इसी टाइम पीरियड के आसपास हम लोगों ने देखा कि काफी सारे सोशल रिफॉर्मर्स हैं जो कि आर्ग्यू करने लगे कि वुमेन्स को एजुकेशन मिलना चाहिए, वुमेन्स को भी एजुकेशन की जरूरत है, या उनको भी एजुकेशन मिलना चाहिए, इट इज देयर राइट। ओके, अब हम बात करने वाले हैं, ये चैप्टर जो है मेनली दिस वाज होल अबाउट द फर्स्ट पॉइंट विच वाज कि स्ट्रक्चर में कैसे चेंज आता है, सोशल स्ट्रक्चर्स में। दूसरा पोर्शन बात करता है कल्चरल फैक्टर्स में, हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस में कैसे चेंजेस आने लगे। कल्चरल प्रैक्टिसेस मतलब संस्कृताइजेशन आया, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, सेक्युलराइजेशन, तो उसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ा सा। ओके, सो संस्कृताइजेशन की बात करें तो सबको पता है, मैंने अच्छे से पढ़ा था कि संस्कृताइजेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे कोई लो कास्ट का व्यक्ति हाई कास्ट के व्यक्ति के नाम को, यानी कि टाइटल्स यू कैन से, रिचुअल्स, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, कोई लो कास्ट का व्यक्ति है जो कि नॉन वेज था, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, वेजिटेरियनिज्म का पालन कर रहा है, ठीक है, बाय सीइंग और कॉपीइंग यू कैन से द हिंदू कास्ट और हाई कास्ट पर्सन, ठीक है। तो दैट इज संस्कृताइजेशन। ओके, एक छोटा सा एग्जाम्पल था। नेक्स्ट है इम्पैक्ट। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, हम लोगों ने देखा कि इंडियन सोसाइटी पे बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट पड़ा। अब देखो यहाँ पे पॉइंट वाइज सब कुछ बताया भी हुआ है, तो ये जो टेलीग्राम पे तुम्हें मिल जाएगा इसका नोट्स, ठीक है। तो टेलीग्राम का जो लिंक है इट इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन में नीचे जाके देखोगे टेलीग्राम का लिंक देगा, दिखेगा तुम्हें, उसको डाउनलोड करो पीडीएफ को एंड रीड करो, क्योंकि ये जो पीडीएफ है पॉइंट वाइज एवरीथिंग इज मेंशन्ड ओवर हियर, यू कैन रीड इट आउट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, संस्कृताइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। वाइड स्प्रेड इंडिया में मतलब बहुत ज्यादा फैल गया था संस्कृताइजेशन, पहला चीज देखते हैं। दूसरा चीज हम देखते हैं कि हिंदुइज्म के साथ साथ और भी काफी सारे रिलीजन में हम देख रहे थे कि ये जो संस्कृताइजेशन है वो प्रैक्टिस हो रहा था, ये डिटेल में मैंने बता रखा है वैसे। तीसरा था डिसंस्कृताइजेशन। डिसंस्कृताइजेशन मतलब ऐसे भी कुछ एरियाज थे जहाँ पे जो लो कास्ट के व्यक्ति थे वो मतलब हिंदू कल्चर एंड प्रैक्टिसेस को डिक्लाइन कर रहे थे, ठीक है, अडॉप्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि यू कैन से बिल्कुल भी ज्यादा एक्सेप्ट ही नहीं करे। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज डिसंस्कृताइजेशन। ऑल्सो हम लोगों ने रीजनल यू कैन से वेरिएशंस देखा। ओके, दिस वाज द होल इम्पैक्ट ऑफ संस्कृताइजेशन। अब इसके बारे में अगर हम बात करें कि क्रिटिसिज्म क्या हुई, तो हमने देखा कि सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल दिया जाता है, जिसकी वजह से बढ़ा चढ़ा के मतलब ऐसा है कि तुम संस्कृताइज हो जाओगे, हाई कास्ट के हो जाओगे, तो तुम्हारा तुम्हारे लाइफ बदल जाएगी, तुम काफ़ी चीज़ें जो तुम नहीं कर सकते हो वो कर सकते हो, और इससे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ऐसे बढ़ा चढ़ा के बोला जाता था कि इन लोगों की स्टेटस बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो इसीलिए लोग क्या कर रहे थे कि भाई संस्कृताइज हो जा रहे थे। जब संस्कृताइज होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये जो चीज़ें थी ये बस नाम मात्र की थी। जैसे हाँ, काफ़ी चीज़ें ये नहीं कर सकते थे, सेरेमनीज़ में, वेडिंग्स में नहीं जा सकते थे, पर अब ये वेडिंग सेरेमनीज़ में जा रहे हैं, लेकिन इनका स्टेटस ठीक हो गया, पर इकोनॉमी तो अभी भी वैसी ही है, राइट। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग। और हम क्या देखते हैं कि अडॉप्ट कर रहे हैं, मतलब तीसरा चीज़ हम क्या देख रहे हैं कि ये लोग साथ में अडॉप्ट कर रहे हैं कॉन्स ऑल्सो, मतलब जो चीज़ें थी, जैसे मान लो डाउरी प्रैक्टिसेस थी, जो कि हिंदू नहीं बट हायर कास्ट फॉलो करता था, डाउरी प्रैक्टिसेस। सो ये जो डाउरी का प्रैक्टिस था ये लोअर कास्ट के व्यक्ति भी संस्कृताइज होने के बाद फॉलो करने लगे, ठीक है। सो इस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, जैसे सती प्रथा था, तो उस टाइम पे सती प्रथा भी अपर कास्ट के लोग फॉलो करते थे, तो वो सब चीजें भी लोअर कास्ट के लोग
फॉलो करने लगे। दैट वाज अ नेगेटिव पॉइंट। ऑल्सो वन ऑफ द थिंग इज कि जब ये जो लोअर कास्ट के व्यक्ति है ये अपर कास्ट के हो जाते थे संस्कृताइजेशन के थ्रू, तो ये भी प्योरिटी एंड पोल्यूशन को प्रैक्टिस करने लग जाते थे। एंड अल्टीमेटली से हम क्या देख रहे थे, इरोजन हो रहा था ऑफ दलित कल्चर। दलित जो थे उनके अपने कल्चर, अपने वैल्यूज जो थी इरोड हो रही थी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द दलित पीपल आर गोइंग एंड दे आर बिकमिंग अपर कास्ट। ठीक है, नेक्स्ट है व्यूज ऑफ एम एन श्रीनिवास। एम एन श्रीनिवास क्या बोलते हैं कि संस्कृताइजेशन की वजह से हम देख रहे हैं ग्रेटर ट्रेडिशन ऑफ हिंदुइज्म, यानी कि पहले के जो लोग थे, यानी कि कोई दलित था वो अपने कोई और भगवान का पूजा करता था, कोई लोकल डीटी की पूजा पाठ करता था, लेकिन जैसे ही वो संस्कृताइज हुआ तो अब वो किसकी पूजा करने लगा, वो पूजा करने लगे हिंदू भगवान की, हिंदू लोग जिनकी पूजा करते हैं जैसे राम कृष्ण हरि, सो इनकी पूजा करने लगे। तो इससे क्या हुआ, हिंदुइज्म जो है वो बहुत ज्यादा पैन इंडिया हो गया, फैलने लग गया। ओके, दैट इज वन ऑफ द थिंग विच एम एन श्रीनिवास टॉक्स अबाउट। एग्जाम्पल, अब हम लोगों ने यहाँ पे संस्कृताइजेशन में बात की थी कुमुदी पवादी, इनके बारे में हम लोगों ने बात किया था। इनके ऊपर हमारे सैम्पल पेपर में क्वेश्चन भी बना है, अगर तुम्हें याद हो तो अच्छे से समझ के चलना है, कुछ भी मिस आउट नहीं करना है। ठीक है, इसीलिए मैंने लाइन बाय लाइन चैप्टर्स के वीडियो बना रखे हैं एक्सप्लेनेशन का, सो यू शुड सी इट इफ यू हैवंट। दलित वुमेन थी ये, ठीक है, एंड ये बताती है, ये रिकाउंट करती है कि इनको संस्कृत में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, तो संस्कृत टीचर बनी है। ठीक है, एमए किया इन्होंने। जब वो पढ़ाई कर रही थी तो दलित का पढ़ना सबसे पहले और उस टाइम, और उसके बाद ये वुमेन है, तो वुमेन होने के बाद, दलित होने के बाद फिर पढ़ना, तो इनके लिए सिचुएशंस काफी ज्यादा डिफिकल्ट थी। ये रिकाउंट करती है आफ्टर बीइंग अ टीचर कि चाहती थी कि इनके जीवन से जो कास्ट है वो हट जाए, पर व्हाट इज given by birth and cannot be taken is what known as your caste। तो उनके जन्म, मतलब जब तक वो जिंदा थी तब तक कोई भी, मतलब क्या बोलते हैं, कास्ट जो है वो उनका लाइफ का एक बहुत कोर पार्ट रहा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं अगर दूं, तो ये टीचर बन गई थी, लेकिन फिर भी इनसे पूछा जाता था कि तुम्हारा टाइटल क्या है, तुम्हारा कौन सा कास्ट है। सी आजकल के टाइम में भी ऐसा चलता है, तो दिस इज द थिंग कि आजकल के भी टाइम पे इस टाइप के माइंडसेट है कास्ट की, वैधता है, वैलिडिटी आई कैन से, सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेट्स नॉट गो इन सो मच डिटेल, बट यू शुड नो अबाउट दीज थिंग्स। ओके, प्रेजेंट टेंस की बात करें तो अभी ऐसा नहीं है कि जो दलित जो हैं, जो दलित हैं वो संस्कृताइज हो रहे हैं। अक्सर हम देख रहे हैं कि अभी के टाइम पे मॉडर्न टाइम्स में दे आर रिजेक्टिंग संस्कृताइजेशन, दे आर प्रमोटिंग देयर ओन कल्चर्स, ट्रेडिशन, आइडेंटिटीज एंड एजुकेटेड हो रहे हैं, रेसिस्ट कर रहे हैं upon those people जिन्होंने imitate कर लिया upper caste को। That was all about संस्कृताइजेशन। नेक्स्ट प्रोसेस इज वेस्टर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग देखते हैं कि 150 years ऑफ ब्रिटिश रूल के अंदर हम लोग रहे, तो हमारे कल्चर में काफी ज्यादा चेंजेस आए, हमारे आइडियाज में, हमारे वैल्यूज में, हमारी पॉलिसीज में जो भी चेंजेस आए वो सब के सब क्या होंगे, वेस्टर्नाइज होंगे। जैसे वेस्टर्नाइजेशन के 3 एस्पेक्ट्स है। पहला, इमर्जेंस होता है एक सब कल्चरल प्रैक्टिसेस का, मतलब एक नए काइंड ऑफ या अलग काइंड ऑफ क्लास का फॉर्मेशन होता है, एक ऐसी क्लास जो कि जिनका ड्रेसिंग सेंस, एजुकेशन, जो कि बहुत ज्यादा इनका लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था फ्रॉम द वेस्टर्न पीपल। बिल्कुल वेस्टर्न कंट्री के लोग जैसे लगते थे, जैसे इंडियंस थे, लेकिन वो क्या हो गए थे, वेस्टर्न लोगों की तरह कोट पैंट पहनने लगे, उनकी आइडियाज, उनके एजुकेशन पर भरोसा करने लगे, राइट, एंड अपने कल्चर को खराब देखने लगे। इस टाइप के लोग का इमर्जेंस भी होता है। ग्रोथ ऑफ क्लास होने लग गया इन इंडिया, क्लास का भी ग्रोथ होने लग गया, वेस्टर्न वैल्यूज का ग्रोथ होने लग गया पहले स्तर पे। दूसरे स्तर पे हम देखते हैं नए आइडियाज एंड वैल्यूज, जैसे डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, लिबरलिज्म, ये सब हमारे लिटरेचर, साइंस एंड फिलोसफी में हम इन सभी आइडियाज का इमर्जेंस देखते हैं। ऑल्सो हमारे घर में टीवी, सोफा, ये सारी चीजें जो हैं ये भी कहीं ना कहीं वेस्टर्नाइजेशन का ही इफेक्ट है, राइट। So the wearing of tie which we do generally in our dressing, so that is also an example of westernization। हम लोग देखते हैं कॉपिंग ऑफ बिहेवियर होने लग गया, चेंजेस इन फैमिली लाइफ, लैंग्वेज, ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। क्लियर एवरीवन? इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलते हैं, इंडिया के आर्ट में, लिटरेचर में, कल्चर, लाइफस्टाइल पे हमें इफेक्ट देखने को मिलता है, जैसे कि फूड, ड्रेस, ये सब पे इफेक्ट है हमारा। आज भी हम इंग्लिश लैंग्वेज बोल रहे हैं या इंग्लिश मूवीज हॉलीवुड के देख रहे हैं, तो ये सारी क्या है, वेस्टर्नाइजेशन ही तो है। कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है, वो
जनरेशन गैप आ रहा है। हम लोगों ने इसका एक एग्जांपल भी पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर, राइट इन द कमेंट सेक्शन इन वेरी शॉर्ट। ओके, राजा रवि वर्मा की पेंटिंग के बारे में ही इलस्ट्रेट, इस पेंटिंग में वो बताते हैं कि कैसे पहले के टाइम पे इंडिया में जॉइंट फैमिली था, लेकिन अब इमरजेंस होने लगा बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स इन्फ्लुएंस न्यूक्लियर फैमिली का। ऑल्सो इन हीज पेंटिंग ही हैव यूज द वेस्टर्न और साथ में इंडियन का ब्लेंड। ठीक है, ये यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। श्रीनिवास यहाँ पे ऑब्जर्व करके बताते हैं कि भाई जो लोअर कास्ट है उनको संस्कृताइजेशन जनरली फॉलो करना चाहिए एक पैटर्न के हिसाब से, और जो अपर कास्ट है उन्हें वेस्टर्नाइज होना चाहिए। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, हम ऐसे भी एग्जाम्पल देखने को मिलता है जहाँ पे कुछ ऐसे लोअर कास्ट कुछ ट्राइब्स हैं जो कि वेस्टर्नाइज होने लगे, इंग्लिश सीखने लगे, अपना डेवलपमेंट करने लगे, राइट। नेक्स्ट है हमारा मॉडर्नाइजेशन एंड सेक्युलराइजेशन। मॉडर्नाइजेशन क्या है? मॉडर्नाइजेशन मतलब मॉडर्न आइडियाज, जैसे रैशनैलिटी, ये हम जो भी बात करेंगे वो तथ्यों के बेसिस पे, प्रूफ के बेसिस पे बात करेंगे, फैक्ट्स के बेसिस पे बात करेंगे, साइंटिफिक थिंकिंग, इंडिविजुअल पे मेन फोकस करेंगे, इंडिविजुअल फ्रीडम पे फोकस करेंगे, लिबर्टी पे फोकस करेंगे, चॉइस के बारे में बात करेंगे कि हम मतलब मैं कौन सा ऑक्यूपेशन करना चाहती हूँ, मेरी चॉइस होगी, नॉट बाय माय बर्थ आई विल गेट। ओके, हम यहाँ पे बात करते हैं मास्टरी ऑफ लाइफ रादर देन कि डिफाइन करें हमारी जो किस्मत कायनात के बारे में नहीं भरोसा करना, बट डूइंग हार्ड वर्क, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन यू कैन से मॉडर्नाइजेशन। यूनिवर्सल वैल्यूज पे भरोसा करना एंड एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हम देखते हैं इन मॉडर्नाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट इसका डेफिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट इंडिया में अगर हम बात करें तो पहले के टाइम पे मॉडर्नाइजेशन नहीं था। पहले जो चीजें थी वो काफी सख्त थी। जैसे पहले हमारा कास्ट ही बताता था कि हम किससे फूड शेयरिंग करेंगे, किससे रिश्ते रखेंगे, किससे हम शादी करेंगे, कौन सा जॉब करेंगे, एक्सेट्रा। पहले के टाइम पे जो हमारी कम्युनिटी थी वो बहुत ज्यादा उनका रोल था, वही डिसीजन बनाती थी। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि इन सभी का जो दबदबा है वो कम होता हुआ दिख रहा है, राइट। तो मॉडर्नाइजेशन में हम एक और चीज क्या देखते हैं कि मॉडर्नाइजेशन जो है वो रैशनल एंड साइंटिफिक आउटलुक ला रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्युलराइजेशन के बारे में। सेक्युलराइजेशन के बारे में ये बताया, सेक्युलराइजेशन सबसे पहले होता क्या है? सेक्युलराइजेशन का मतलब होता है इट इज अ प्रोसेस जहाँ पे हम देखते हैं डिक्लाइन ऑफ समथिंग। डिक्लाइन ऑफ व्हाट? यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में बताया जा रहा है कि रिलीजन का डिक्लाइन हो रहा है हमारे मेन लाइफ से। ऐसा नहीं कि मतलब हम बहुत ज्यादा रिलीजन को एकदम छोड़ ही दे रहे हैं, बट सेक्युलराइजेशन में होता क्या है कि हम अपने पर्सनल लाइफ में रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, पर कंट्री एज अ होल प्रमोट नहीं कर रही है रिलीजियस आइडेंटिटी को। समझ में आया यहाँ तक? सो ये हमें देखने को मिल रहा है। ओके, सेपरेट हो रहा है रिलीजन फ्रॉम द गवर्नेंस एंड डिसीजन मेकिंग। एज आई टोल्ड, वही लिखा हुआ है। रिलीजन जो है वो मॉडर्निटी पे, रिलीजन और मॉडर्निटी साथ साथ में भी चल रहे हैं। ये भी एक इंस्टेंस हमें देखने को मिलता है जो कि मैंने तुम्हें वैसे तो समझाया था। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि मान लो मुझे कोई बहुत इंपॉर्टेंट पूजा करानी है, तो मैं अब वो पूजा टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से करा सकती हूँ कोई पर्टिकुलर मंदिर में। ठीक है, एंड मुझे प्रसाद घर में मिलेगा। तो ये क्या हो रहा है? मॉडर्नाइजेशन और रिलीजन का साथ में चलना, राइट। सो नेक्स्ट है तुम्हारा सेक्युलराइजेशन ऑफ कास्ट। अब कास्ट एंड सेक्युलराइजेशन की बात करें तो हम देख रहे हैं कि कास्ट का रोल जो है वो काफी ज्यादा कम होता हुआ दिख रहा है। पहले के टाइम पे जैसे कास्ट डिसाइड करेगा कि तुम शादी किससे करोगे, तुम्हारा जॉब क्या होगा, एंड तुम्हारे लाइफ को जैसे कास्ट ने कंट्रोल कर रखा था, उतना ज्यादा दबदबा भी कास्ट का नहीं है, काफी ज्यादा कम हो गया है। तो दैट इज सेक्युलराइजेशन ऑफ कास्ट। ओके, वाइल अगर मैं कुछ एरियाज में बात करूँ तो कास्ट अभी वापस से उस एरियाज में इमर्ज हो रहा है। जैसे पॉलिटिक्स, मैरिज की बात आती है तो अभी भी कहीं ना कहीं कास्ट का डोमिनेंस हमें देखने को मिलता है। हमारे सोशल आइडेंटिटी, जैसे तुम अगर मान लो ऐसा होता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, एक मेरी टीचर हैं, वो शी इज फ्रॉम लो कास्ट। ओके, सो द थिंग इज दैट इवन इफ शी इज टू मच एजुकेटेड, एंड आजकल का टाइम है, लेकिन फिर भी शी गॉट टू हियर फ्रॉम अनदर टीचर, वन ऑफ आवर टीचर और अदर टीचर, आई डोंट नो, सो दैट कि तुम्हारा कास्ट कौन सा है, राइट। सो दिस इज द थिंग विच वी आर सीइंग राइट नाउ। तो कास्ट का रोल हालांकि पहले से कंपेयर किया जाए तो कम हो गया है इन आवर लाइफ, बट ऐसा नहीं है कि फुल्ली खत्म हो गया है। अभी पॉलिटिक्स में हमें देखने को मिल रहा है कास्ट को, एंड इन सम अदर एरियाज वो और ज्यादा इमर्ज होते हुए दिख रहा है। तो स्टिल कास्ट जो है कंटिन्यू टू प्ले अ रोल इन आवर सोसाइटी, राइट, लाइक आवर सेक्युलर सोशल एंड पॉलिटिकल फॉर्म में अभी भी रोल प्ले कर रहा है। सो मॉडर्नाइजेशन क्या बात करता है? रैशनैलिटी की, साइंटिफिक आउटलुक की, वेराज सेक्युलराइजेशन बात करता है कि रिलीजन के दबदबा को कम करें इन फ्रॉम आवर पब्लिक लाइफ, एंड कास्ट जो है अगेन उसका भी हम सेक्युलराइजेशन होता हुआ देख रहे हैं। बट
उसका भी प्रॉज एंड कॉन्स है, इजंट इट? जैसे मैंने अभी अच्छे से एक्सप्लेन किया। सो आज के तुम्हारे डिस्कशन सब एंड होने वाला है, उससे पहले तुम्हारा 2 एमसीक्यूज है। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू वेस्टर्नाइजेशन? जब हम वेस्टर्नाइजेशन की बात करते हैं तो इन सभी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फर्स्ट, changes brought about in Indian society and culture as a result of British rule. Second, it includes changes in technology, institutions, ideology, and values. Third, it includes the imitation of external forms of culture. Or fourth, it necessarily means that people adopt modern values, democracy and equality. इन सभी में से क्या है जो इनकरेक्ट है? कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट की बात कर रहा है अबाउट दी वेस्टर्नाइजेशन? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लेडीज कॉन्फ्रेंस जो है वो उसका फाउंडेशन कब हुआ था? इन विच ईयर इट वाज फाउंडेड? फर्स्ट, इट वाज इन 1915 और इट वाज 1920, 1914 या फिर 1919? एंड एवरीवन विल राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। जो फर्स्ट होगा या फिर फर्स्ट 3 होंगे उन सभी के नाम तुम्हें यहाँ पे नेक्स्ट हमारे रैपिड डिवीजन के चैप्टर नंबर 4 पे देखने को मिलेगा, विच इज चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी। क्लियर एवरीवन? तो हमारा जो सेशन है वो कंप्लीट होता है यहाँ तक। उससे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि कोई भी डाउट्स है तो यू कैन रीच मी इन इंस्टाग्राम। ओके, अकाउंट तुम लोगों के लिए ओपन किया है savi.ma'am। ओके, यहाँ पे तुम लोग मुझे कनेक्ट हो सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो लेट्स कीप आवर डिस्कशन टिल हियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन टेक केयर, बाय।